हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, हिंदी की समाप्ति सीरीज में, जिसमें मैं 10 दिन आपको महत्वपूर्ण हिंदी के 10 टॉपिक तो करा ही दूंगा। आनंद सा आ जाएगा आप सभी को। तो हमारा एक साथी भाषा वाला कुछ पोर्शन मैंने कराया है, बाकी आप एप्लीकेशन अपने बैच से कीजिएगा, जो हमारा फाइनल मेरिट बैच है। और साथ ही कल अलंकार समाप्त कर दिए थे एक ही क्लास में। आज हम लोग वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला बहुत इजी चैप्टर है, तो मैंने इसके लिए कोई थ्योरी का वो ऐसा रिस्क सा नहीं लिया। आप लोग आराम से मेरे साथ क्वेश्चंस के द्वारा भी वर्णमाला को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अगर आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़ोगे तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार है कि कहते कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो पहला क्वेश्चन है साथी, ला ये देखिए एक नया विशिष्ट व्यंजन के तौर पर इसकी एंट्री हुई है। इसकी एंट्री विशिष्ट व्यंजन के तौर पर हिंदी की वर्णमाला में हुई है। ये हिंदी वर्णमाला में किस रूप में आया है? आप कहोगे सर ये हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में आया है, इसका उच्चारण स्थान पूछा है। देखिए, आप सभी जानते हैं वर्ण जो होते हैं, वर्ण ये आप कह सकते हो भाषा की लघुत्तम इकाई या भाषा की सबसे छोटी वो इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके और खंड नहीं हो सकते। ठीक है भैया, इसी के वर्णों के व्यवस्थित कह लो या वर्णों के क्रमबद्ध कह लो, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित अथवा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित अथवा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग साथी वर्णमाला कह के चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित अथवा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्तमान में, क्योंकि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। लिपि का अर्थ यहां पर साथी हो जाता है, लिपि का अर्थ यहां पर हो जाता है मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों की लेखन व्यवस्था। मौखिक ध्वनियों की लेखन व्यवस्था भी कह सकते हो, या मौखिक ध्वनियों को आप जिन चिन्हों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हो उस व्यवस्था को हम लोग लिपि व्यवस्था कहते हैं। तो हिंदी वर्तमान में देवनागरी लिपि में, तो वर्तमान में कितने वर्ण हो गए? आप कहोगे सर 52 + 1 वर्तमान में 53 हो गए। कितने हो गए? 53। इसका जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है। इसमें भी जीव जो है आपकी वो उल्टी पड़ जाती है। तो बोल के देखो, लड़ा लड़ा, इस तरह से। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनि होती है, ध्यान दीजिएगा। एक ध्वनि स्वर ध्वनि होती है, एक ध्वनि साथी व्यंजन ध्वनि होती है। एक कौन सी होती है? स्वर एक व्यंजन। स्वर 11 होते, व्यंजन साथी 33 होते। तो कहोगे सर ये तो 44 ही हुई, 53 कैसे हो गई? तो भैया 2 तो हो गए इसमें अयोगवाह। 2 कौन से हो गए? अयोगवाह, जिनका मेल ना स्वर के साथ ना व्यंजन के साथ। प्लस इसमें 4 हो गए आपके जो ये क्षेत्र ज्ञ करके होते, क्षेत्र ज्ञ और श्रेय। एक हो गया साथी ये जो विशिष्ट व्यंजन है, एक क्या हो गया? जो आपका विशिष्ट व्यंजन है। 4 2 6 और 1 7। इसके अलावा 2 ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? आप देख लीजिए, 33 और 11 44, 44 और 2 46 और 2 48 और 4 52 और 1 53 हुए नहीं हुए, इस चीज को याद में रखिएगा। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक इनकी संख्या 5 होती है। ये 5 5 के 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 5 के 5 समूह। कै वाला, छह वाला, टे वाला, ते वाला और पै वाला। तो पहले का उत्तर सी, दूसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में वर्णों की संख्या और वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? आपको बताना है हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण, हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में 2 ही प्रकार की ध्वनियां होती है। एक होती है साथी स्वर, एक होती है व्यंजन। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण, स्वर का उच्चारण कैसा होता है? आप कहोगे सर स्वतंत्र उच्चारण,
और व्यंजन का उच्चारण कैसा होता है? तो आप कहोगे स्वर की सहायता से उच्चारण, स्वर की सहायता से उच्चारण। इनका उच्चारण कैसे होता है? स्वर की सहायता से। इनका अपने साथी स्वतंत्र कोई उच्चारण नहीं होता, इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होगा। तो पूछा हिंदी वर्णमाला में 53 सी आपका बिल्कुल सही है। अगर वैसे होता तो संस्कृत में साथी ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो जाते। और हिंदी में कितने हैं? स्वर और व्यंजन, तीसरे का सी, और चौथे का उत्तर क्या जाता है? चौथे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं मुख्य अयोग वहां का न मेल न स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ होता है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वर्णों के कितने प्रकार में युग वहां को काउंट करोगे। वर्ण कह लो या ध्वनियां कह लो, इसके दो ही भेद होती हैं, ध्वनियां दो ही प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 5 और 6, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये कुछ ऐसे बन जाते, ए आ ई ऐ, उ औ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत। ओ से उखली, औ से औरत कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा क्योंकि इनका उपयोग स्वर के बाद में होता है तो यहां पे अयोग वहां जाते, सबसे पहले क्या आ गए? ये 11 स्वर आ गए। फिर साथ ही याद रखिएगा व्यंजन पहले क्या आ जाता है? कै खे गे घे ने, फिर आ जाता है चे छे, जे झे ने, फिर आ जाता है टे ठे डे ढे अड़े, फिर आ जाता है ते थे दे धे ने, फिर आ जाता है भैया पे फे बे भे और में, फिर अंतस तियरे लेवे, फिर आ जाते उष्म शय है, फिर आ जाते भैया क्षेत्र गेश्रे, क्षेत्र गे और श्रे। और उसके बाद में क्या चाहता है? जो साथी आपका ये विशिष्ट व्यंजन है, जो आपका ये विशिष्ट व्यंजन कुछ करके जो इस तरह से बनता है ये वाला, तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। अगर आपको व्यंजन को स्वर के साथ लिखना है तो ये साथी ऐसे लिखा जाएगा, और अगर आपको स्वर अलग करके दिखाना है तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब होता है स्वर रहित, ये स्वर के बिना, इसमें स्वर ध्वनि का समावेश नहीं है। वर्णमाला आप सभी जानते, वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कह देते? वर्णमाला कह देते। इसमें दो और आ जाते भैया, डा और ढा, ये दो और आ जाते। पांचवें का सी, छठे का डी। प्रश्न संख्या 7, हिंदी में साथी कितने स्वर हैं और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के समुदाय या वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सब लोग खींचकर उत्तर दीजिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना? बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने 13 भी माना, पहली बार में 11 भी माना, लेकिन हमेशा स्वर की संख्या जो होगी ये साथी 11 होगी। देखिए इसके ऊपर किसी को जब भी कोई साथी डाउट हो तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी वर्णमाला है। ये साथी एक संस्था है जो पढ़ाई लिखाई की हिंदी को देखरेख करती है। अरे यार क्या हो, जो पढ़ाई लिखाई की हिंदी की देखरेख करती है। जैसे अरे क्या हो रहा है, भी डाल रहा हूं कहीं भी चला जा रहा, भूल जा रही। तो यहां पर आप कहोगे पीएचडी, इसमें पीएचडी होगी। अबे भाई क्या खुल रहा है, ये बीमारी है, खुल पूछ रहा हूँ, खुल कुछ जा रहा है, ऐसन कैसन हुआ भाई। चलो इसको मैं एक बार दिखा दूंगा आपको जाते जाते, आप टेंशन मत लिखिए। हो गया, तो खुल जाओ तो कतई चला गया। कभी कभी थोड़ा हैंग कर जाता है। अरे यार भाई लीव हड़ में जा। चलो तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे सरकारी कागजों के हिसाब से वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कह दिया जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कह दिया जाता है? और थोड़ी देर पहले भी इसका एक क्वेश्चन था कि स्वर और व्यंजन के मेल को क्या कह दिया जाता है?
कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को भी अक्षर कहते। एक से अधिक वर्णों के मेल को भी क्या कहते थे? अक्षर। और हिंदी में ध्वनियां दो ही प्रकार की होती है, एक साथी स्वर ध्वनि और एक कौन सी हो जाती है? कहोगे सर व्यंजन ध्वनि। लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा आपसे बाहर नहीं आना चाहिए, यह सबसे बड़ी जिद है। इसी जिद की पूर्ति के लिए यहां पर खड़े हैं, तो सब लोग मुझसे पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन का नंबर लिखकर खटाक से उत्तर देने का। सभी स्वर क्या होते हैं? देखिए सभी स्वर क्या होते हैं, अच्छे से उत्तर देखिए। अगर वैसे देखोगे तो सभी स्वर मात्रा के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाते सत्य ह्रस्व और एक हो जाते दीर्घ। दीर्घ जिनको गुरु भी कहते हैं, ह्रस्व जिनको मूल भी कहते हैं। ये ए फिर आ जाता है साथी छोटी, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि चार। जबकि दीर्घ में क्या जाते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ऐसेड़ी, ऐसैनक और ओ से ओखली और औ से औरत। इनके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर समय लगता है, इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। और जो उच्चारण काल होता है, उच्चारण काल जो होता है स्वर का, इसी को साथी मात्रा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मात्रा। तो वही बात आ जाती है लिपि चिन्ह कह लो, क्योंकि लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कह लो। ये सब की सब क्या मानी जाती है? वर्णमाला मानी जाती है। अब देखिए सभी स्वर वैसे तो सघोष होते हैं, घोष के आधार पर क्या होते हैं? सघोष। और यदि आप इन्हें वायु की मात्रा के हिसाब से देखोगे तो ये क्या होते? ये सारे के सारे अल्प प्राण, ये सारे के सारे साथी क्या हो जाते हैं? तो आप कहोगे भैया वैसे तो ये सघोष होते हैं और वैसे क्या होते? अल्प प्राण होते। 11-12 का डी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इनमें से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो स्वरों का जो भेद होता है वो कई प्रकार से किया जाता है। यदि हम लोग रचना की दृष्टि से देखेंगे तो एक तो हो गए साथी ह्रस्व स्वर, एक हो गए संधि स्वर जो संधि से बनते हैं। इसमें भी एक तो साथी दीर्घ संधि स्वर हो गए और एक हो गए संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व जिनको मूल भी कह देते, इनकी संख्या कितनी थी? 4। ऐसे अनार, ई से इमली, उ से उल्लू और ऋ से ऋषि, ये कितने थे? 4। दीर्घ में आ जाते आस्याम, बड़ी ई से ईख, जबकि बड़ा उ से ऊन। और इधर क्या जाते संयुक्त में? ए से डी, ऐसैनक, ओ से उखली, औ से औरत। तो ये जो 4 है लास्ट के, ये संयुक्त संधि स्वर है, जबकि ये जो 3 है ये दीर्घ संधि स्वर है। और ये चारों के चारों ह्रस्व। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? ह्रस्व की संख्या 4 हो जाती है, जबकि दीर्घ की संख्या 7। और मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये भी साथी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। इसको संयुक्त संधि स्वर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? संयुक्त संधि स्वर कहेंगे। 12 का भी 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें प्लुत स्वर बताइए जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में 2 मात्राओं से भी ज्यादा समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं से भी ज्यादा का समय लगता है। चलिए ये साथी प्लुत, ये 2 मात्राओं से भी ज्यादा समय लेते, ये संस्कृत में पाए जाते हैं। तो जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं से ज्यादा ये साथी प्लुत होते, लेकिन इन्हें संस्कृत भाषा में पाया जाता है। 15 का है, 16 का भी। हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के भाग के आधार पर कि स्वर के उच्चारण में जीव के कौन से भाग की भूमिका है। एक बार सभी साथी इसको शेयर जरूर करके चलना, दिल सा खुश हो जाता है, मन लगता है तुम सबके साथ पढ़ाने में। तुम सबको वर्दी में देखने का सपना जी जान लगा दी, तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए। तो देखिए जीव के 3 भाग हो जाते हैं। ये मान लो हमारी तुम्हारी सबकी जीव, ये जीव का अगला वाला हिस्सा, ये जीव का मध्य वाला हिस्सा और ये जीव का पिछला वाला हिस्सा। ठीक है भैया, अगले वाले हिस्से से आ जाते ई आई, ए आई, ये चारों। ठीक है, मध्य से आ जाते ऐसे अनार। बाकी सब कुछ किससे आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और याद रखिएगा ओ से उखली, औ से औरत। ये सब जीव के पिछले वाले हिस्से से।
तो आ उ औ ओ औ ये जीभ के पिछले वाले हिस्से से, मध्य से आ जाता है ऐसे अनार, और अग्र से ई आई ए। तो हिंदी स्वर का वर्गीकरण अग्र भी होता है, पश्चिम भी होता है, मध्य भी होता है, विवरित नहीं होता। विवरित नहीं होता, विवरित मतलब जिसके उच्चारण में आपका मुंह पूरा खुल जाए। तो ये साथी आ से आम होता है। क्या होता है? आ से आम। मध्य स्वर किसको कहते हैं? इनमें से कौन सा मध्य स्वर है? तो मैंने बताया ऐसे अनार, ये क्या हो जाता है साथी? मध्य स्वर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का उत्तर डी, 18 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ कैसा है? आपने ये तो देख लिया कि जो बड़ा ऊ है ये जीभ के आधार पर पिछले वाले भाग से। अब ये विवृत या संवृत कैसा है? तो विवृत जिसमें मुख पूरा खुला रहता है, यह होता है आ। अर्ध विवृत होते जिसमें साथी जो मुख है वो आधा खुला रहता है, इसमें आ जाता है ऐसे अनार, ऐ से ऐनक, औ से औरत। एक होते संवृत, मुख पूरा बंद रहता है, ई ऐ उ औ। और एक होते अर्ध समृत जिसमें मुख आधा बंद रहता है, ये होते एसेड़ी, ओ से ओखली। खोपड़ी में आई। अब देखो भाई जो बड़ा वो कैसा है? जीभ के आधार पर तो पीछे पिछले वाले भाग से पश्च, और वैसे क्या इसके उच्चारण में मुंह खुलता है? ऊ औ बोलने में मुंह कितना खुलता है? बिल्कुल लिमिटेड सा। तो याद रखिएगा इसको पश्च संवृत कहेंगे। ऊ कैसा है? कहोगे भैया ये पश्च संवृत है। ऊ कैसा है? ये पश्च संवृत है। इनमें से कौन सा संवृत है? संवृत मतलब जिसके उच्चारण में मुख पूरी तरह बंद रहता हो, तो ई से इमली ये संवृत हो जाता है, जबकि आ से आम ये विवृत हो जाता है, और ऐ से ऐनक ये साथी अर्ध विवृत हो जाता है। 19 का उत्तर डी, 20 का उत्तर सी। इनमें से अर्ध विवृत बताइए, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? वर्णमाला जो आज पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। कहीं पर लिख लो जहां पे मन करे। बस आप लोग एक बार खींच के लेकर चलो, इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो कि राहें कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अर्ध विवृत पूछा है, अर्ध विवृत ये साथी अर्ध विवृत, ये हो जाता है अर्ध संवृत, ये क्या हो जाता है? अर्ध संवृत, ये पूरा का पूरा विवृत, और ये साथी संवृत। चलिए प्रश्न संख्या 22 संयुक्त नहीं है, ये तीनों संयुक्त संधि स्वर है, ये साथी दीर्घ संधि स्वर है। ये कैसा संधि स्वर है? दीर्घ संधि स्वर। 21 का उत्तर बी और 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे डी ऐसे नक का उच्चारण स्थान बताइए। इनमें से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन सा अनुनासिक है? उसमें अनुनासिकता है। ध्यान से उत्तर देखिएगा। देखिए ए और आ इनका उच्चारण कंठ से होता है, छोटी ई बड़ी ई इनका उच्चारण तालु से होता है, छोटा उ बड़ा उ इनका उच्चारण ओठ से होता है, जबकि री से ऋषि इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ऐसेड़ी ऐसेनक ये साथी कंठ तालव्य होते। कैसे होते? कंठ तालव्य। ओ से ओखली, औ से औरत ये कंठोष्टे होते। ये क्या हो जाते बाबू? कंठोष्टे। अगर वायु केवल मुख से निकले, वायु केवल मुख से, तो इसको निर्नुनासिक कहते। इसे क्या कहते? निर्नुनासिक। यदि वायु केवल नाक से निकले तो इसे अनुस्वार कहते। इसे क्या कहते? अनुस्वार। वायु निकास मार्ग के आधार पर, और अनुनासिकता होती है कि जो वायु का निकास है, वायु का निकास मुख प्लस नाक दोनों से होता है। इसकी पहचान होती है अर्धचंद्र बिंदु, और अनुस्वार की पहचान होती है केवल एक बिंदु। तो जो संभालना शब्द में यह साथी अनुनासिकता है। 23 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, कंठ तालव्य। 23 का उत्तर सी, और 24 का उत्तर भी क्या जाता है? आप कहोगे बड़े भैया सी बिल्कुल सही है। 25
इसमें अनुनासिक वाला स्वर बताइए, इनमें से कौन सा अनुनासिक है? इनमें से बच्चा कौन सा अनुनासिक है? खींचो क्वेश्चन नंबर लिखकर, खींचो क्वेश्चन नंबर लिखकर। तो इसमें क्या है? अनुस्वार। बिंदु में क्या जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार में वायु कहां से निकलती है? कहोगे बड़े भैया केवल और केवल नाक से। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु पहचाने, ये चंद्र बिंदु पहचाने, वायु मुख और नाक दोनों से निकल रही है। तो 25 का सी, 26 का सी। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो स्वर के उच्चारण में समय लगता है या स्वरों के उच्चारण काल को क्या कह दिया जाता है? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, रह सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी ए आ ई ऐ उ औ री री ऐसे एडी ऐसे न को से उखली औ से औरत, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? याद रखेगा स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण कैसे होता है? जो सती स्वर ध्वनि होती है उनका उच्चारण कैसे होता है? तो आप कहोगे सर कि जो स्वर ध्वनि होती है इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो श्वास वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। क्लियर है? 27 का ए, 28 का भी। स्वर किसका भेद है? ओ से ओखली, औ से औरत। ये किस प्रकार के वर्ण है? उच्चारण स्थान के आधार पर ये बाबू किस प्रकार के वर्ण है? उच्चारण स्थान के आधार पर ये किस प्रकार के वर्ण है? सभी के सभी बहुत सावधानीवश उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी के सभी बहुत सावधानीवश उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, स्वर किसका भेद होता है? तो स्वर होता है वर्णों का। स्वर किसका भेद है? आप कहोगे स्वर, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन। ओ से उखली, औ से औरत, ये कंठ प्लस होठ, इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ प्लस होठ से। इनका उच्चारण किससे होता है? कहोगे सर कंठ प्लस होठ से। स्वर किसका भेद है? स्वर और व्यंजन वर्णों के भेद होते। 29 का सी, 30 का डी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है? और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग उत्तर दीजिए। बहुत शाबाश। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु, मतलब इनको कंठ तालव्य भी कहा जाता है। इनको साथी कंठ तालव्य, ये एसेडी ऐसेनक, ये कंठ तालव्य होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर साथी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए मात्रा के आधार पर पूछे, किसी प्रकार पूछे, हिंदी में पूछता तो उत्तर दो होता कि हिंदी में मात्रा के आधार पर। यहां पे हिंदी संस्कृत कुछ नहीं लिखा, तो आप तीन ही बताओगे। एक हो जाएगा ह्रस्व, एक मात्रा, फिर हो जाएगा साथी दीर्घ जिसमें दो मात्रा, और तीसरा हो जाता है प्लुत। हालांकि संस्कृत में होते, यदि पूछता हिंदी में तो हिंदी में हमेशा दो। यदि यहां पर लिखा रहता हिंदी में मात्रा के आधार पर तो दो होता, लेकिन ना हिंदी दे रखी है ना साथ ही इस समय संस्कृत, केवल ऐसे बोल दिया नॉर्मल। तो याद रखिएगा तीन ही उत्तर दीजिएगा, 31 का डी, 32 का भी। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये क्या है? जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ना नाक का कोई योगदान ना कहीं और से, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। तुरंत उत्तर दीजिए। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर होते जिसकी ध्वनि केवल मुख से, इनको निर्नुनासिक कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से
33 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, जबकि 34 का उत्तर क्या जाता है बच्चा, डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे, स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे, कोई भी भाषा नहीं लिख रखी कि स्वर ध्वनि के कौन से प्रकार है, सीधी देख के पूछ ली। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त ध्वनि बताइए। फिर सती गोल होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर एक सतीय वृत्ताकार हो जाते और एक सतीय अवृत्ताकार हो जाते, एक वृत्ताकार हो जाते, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में जिसमें होठ गोल, ओ औ ऊ औ, इसमें होठ गोल, बाकी क्या होते, अब कहोगे सर अवृत्ताकार। तो स्वर ध्वनि के तीनों प्रकार है, क्योंकि यहां पे कोई एक भाषा देकर नहीं पूछा, तो सिंपल इसका क्या जाएगा, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। और अग्र माने आगे से बोली जाने वाली, तो ए आगे, ये जो इसमें आप देखोगे कि ई आई ऊ औ या ई आई ए से एड़ी आई से अनक, ये अग्र है। फिर क्या है साथी, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार भी है। और संवृत्त ध्वनि कौन सी है, क्योंकि ये दोनों साथी संवृत्त भी होती हैं, तो इसका उत्तर सही क्या जाएगा, ई से इमली जो होता है, ये हिंदी की अग्र जीव के अगले भाग से, इसमें होठ गोल भी नहीं होते और ये साथी संवृत्त स्वर है। 35 का डी और 36 का उत्तर क्या जाता है, बी आपका बिल्कुल सही है। घ से घर, इसका उच्चारण स्थान बताइए। हिंदी में कंठ वर्ण कौन सा है, तो इसको बहुत अच्छे से, स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान आपने देखा भाई, स्वर व्यंजनों का स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान आपने देखा। अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखना, कै खे गे घे ने, इनका कहां से होता है, कहोगे सर कंठ से। चे छे जे जे और ने, इनका कहां से होता है, तालु से। टे ठे ढे ढे अड़े, इनका कहां से होता है, मूर्धा से। फिर आ जाता है बच्चा ते थे दे धे ने, इनका कहां से होता है, दांत से। इसी प्रकार पे फे पे भे पे फे बे भे में, इनका हो जाता है ओठ से। ठीक है भैया, इसी में याद रखिएगा जो ये और शे होते हैं, इनका भी तालु से होता है। जो है और ये विसर्ग होते हैं, इनका साथी कंठ से। श शतकोण का मूर्धा से, श शतकोण का किससे होता है, मूर्धा से। इसी में याद रखिएगा ये जो वह होता है, इसका होता है दंतोष्ठ से, इसका क्या हो जाता है, दंतोष्ठ से। और जो रा होता है, रा का भी कहां से होता है, मूर्धा से। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ कौन से ग्रुप का है, कै वाले का, तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, कंठ। इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, तो अगर स्वर की बात करें, ए और आ, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। 37 38 का भी आपका बिल्कुल सही है, 37 38 का सही उत्तर क्या जाता है, भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। इनमें से कंठे वर्ण पहचानिए, इनमें से कंठे ध्वनियां कौन सी है। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करा दूंगा एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार अलग अलग तरीके से, कि वर्णमाला का भगवान मां सरस्वती जी ने चाहा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन तुम स्पीड मेंटेन करो, तुम लोग स्पीड मेंटेन करो, तुम लोग स्पीड सती मेंटेन करो। ये ऋषि ऋषि है, तो ई या और शा, ये तीनों तालु से होते हैं। कहां से होते हैं, तालु से। ई से इमली, ई से ईख, और ये और शय। आ ह और विसर्ग, ये साते कंठे हैं तीनों, ये तीनों क्या है, कंठे। ये लरा सा और ला, इनको आप दंते भी कह सकते, इनको वर्त से भी कहा जाता है। जबकि ये ऋषि ऋषि रैसे रत शैसे शतकोण, ये मूर्धा हो जाता है। ये कहां से उच्चरित होते, मूर्धा। तो 39 का उत्तर भी, कंठे ध्वनियां कौन सी है, ये कंठे हो गई, ये दोनों तालु से, ये दोनों हो गई मूर्धा से। और या और रा, याद या हो जाता है तालु से, और रा जो है ये हो जाती है मूर्धा से। तो प्रश्न संख्या 39 का भी और 30 का उत्तर क्या जाता है, 39 का भी और 40 का ए। इनमें से हिंदी के कंठे ध्वनि बताइए। चे जे ने, इसका उच्चारण कहां से होता है। ये जो 6 ग्रुप है, 6 वाले समूह को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। 6 वाला समूह जो होता है, इसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देने का प्रयास करना।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इस पर ध्यान देने का प्रयास करना। तो भाई ई आई ये तो तालु से उच्चरित होते हैं, ये ओठ से उच्चरित होता है, ये है कंठ से, है को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, है को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। और तय कहां से, दांत से। तो कंठे पूछा था 41 का डी। चेचे जेज ये तालु से होते हैं, जबकि पे समूह पे वर्ग होठ से, तय वर्ग मूर्धा से, और तय वर्ग किससे होता है, दांत से। 41 का डी, 42 का सी। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, सावधानी से उत्तर दीजिए। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो भाई कै का किससे होगा, कंठ से। छ का किससे हो जाएगा, तालु से। मैं का किससे हो जाएगा, कहोगे सर ओठ से। और टेठे डेढ़ है ये किससे हो जाएंगे, कहोगे सर मूर्धा। तो किससे पूछा था, तालु। सी आपका बिल्कुल सही है। ये और शे इन दोनों का स्थान भी क्या है, तालु है, याद रखिएगा। जबकि शे षटकोण र इनका मूर्धा हो जाता है। 43 का सी, 44 का बी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी लोग उत्तर दीजिए। तालव्य, तो याद रखिएगा तालव्य किसका होता है, चे, छे, जय, जय और ने। तो इसका ये तालु के अंतर आएगा। पेपे बेभे में ये होठ से होते भैया, तेथे दे धे ने ये दांत से होते, और कैके घे 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 ये कंठ से होते। चलिए, उच्चारण के स्थान पर ये जो सातिन्य व्यंजन है ये किसका भाग है, ये च वाले वर्ग का भाग है, ये च वर्ग का पंचमाक्षर है। इसका उच्चारण कहां से होगा, कहोगे सर तालु से। इसका उच्चारण कहां से होगा, तालु से। 45 का भी, 46 का ए। ये का उच्चारण स्थान बताइए, और डे का उच्चारण स्थान बताइए। ये वाला डे है, टे, ठे, डे, ढे, अड़े। तो इसका उच्चारण बताना है। एक ये वाला होता है, ये तो साथी तालु है, लेकिन ये वाला जो है ये टे वर्ग का है। कहां का है, टे वर्ग का। तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था ये और शे इनका उच्चारण भी तालु से होता है। ये से यानी और शे से शलजम, इनका उच्चारण भी कहां से होता है, तालु से। जबकि टेटे डे वर्ग ये साथी मूर्धा वर्ग है, मूर्धा से उच्चारण, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल सही है। 47 का डी और 48 का उत्तर क्या जाएगा, 47 का सी और 48 का, 47 का डी और 48 का सी आपका बिल्कुल सही है। टे वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो, बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर मत दो। इससे अच्छा उत्तर मत दो। अब खत्म हुए वर्णमाला, क ख ग घ अइया च च ज झइया, पूरा खत्म, पूरा खत्म। तय वर्ग का उच्चारण स्थान, ते जो पै वर्ग होता है, पै वर्ग होता है ये होठ से, जबकि साथी याद रखिएगा तय वर्ग, ऐसे दांत तोड़ दिए, दांत तोड़ दिए तो याद रखिएगा टे, टे में टे, ठे, डे, ढे, अड़े। इसके अलावा रेसे रथ, शेषे शतकोण, ये भी साथी कहां से होते हैं, मूर्धन्य से। और ये जो साथी एक विशिष्ट व्यंजन आया है, लड़ा कह के जिसको कह देते हैं, इसका भी कहां से होता है, कहोगे सर मूर्धा से। चलिए, हिंदी की मूर्धन्य, भाई चे वाला वर्ग क्या हो गया, तालव्य। पै वाला वर्ग क्या हो गया, ओष्ठ है। पै वाला वर्ग क्या हो गया, ओष्ठ है। तय वाला वर्ग क्या हो गया भैया जी, दंत है। तो टेठे डेढ़े ढैया ये क्या हो गया आपका, 49 का सी, 50 का भी। तो जो भी साथी अगर आप नहीं जुड़े, फिर से बता दूं, आज से 4 दिन बाद 26 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही है। बहुत ही क्रम से, बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के साथ, कुछ भी बाहर नहीं, क्लास में ऐसा आनंद आ जाएगा। 10 दिन के अंदर
आनंद ही आनंद पूरा। लेकिन 10 दिन की एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। तो जो साथी अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फाइनल मेरिट बेस से नहीं जुड़े, मत जुड़ो, कोई बात नहीं, आनंद लो, आनंद लो, खूब मौज लो, क्योंकि 4543 बच्चे एक एक सिलेक्शन जा रहा है इस बार इसी कलम के नीचे से। तो मौज लो, वो ट्रेनिंग करेंगे, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की। अरे तुम सारे के सारे डीजी पीडी बन चुके हो, डीजी और 7वीं पीडी। अब तो भाई अब तुम कहां सुनोगे ट्रेनर्स की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, और तय वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तय वर्ग का। अब मैंने बताया भाई तय थे दे धे ने और से और ले ये दंते होते। ये जो शतकोण है ये गलत है। शतकोण का उच्चारण क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धा। ये क्या, ये भी गलत है, तालव्य होता है। और शे क्या, ये तालुव्य होता है, मूर्धन्य होते। शे से शलचम। तो ध्यान दीजिएगा शुद्ध कौन सा है, ए वाला बिल्कुल शुद्ध है। और तय वर्ग का उच्चारण स्थान, तय दांत तोड़ दो, दांत तोड़ दो, तो ऐसे याद रखना तय, तय वर्ग जो है ये साथी दांत से उच्चारण होता है, समझे। 51 का ए, 52 का बी, इसको मैं ऐसे याद करता हूं, तय जी उल्टी होगी मूर्धा, और तालव्य चे से चालू और तय से तालू, चे से चालू और तय से तालू, कभी नहीं भूलोगे इसे। 51 का ए, 52 का बी आपका बिल्कुल सही है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, ऊपर के दांतों पर, तो तय से तकली, तय थे दे धे ने, बोल के देखो, ये जो जीभ है ऊपर के दांतों को टच करेगी, बोल के देखो मेरे साथ, बोलो तय थे दे धे ने, तय थे दे धे ने। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाता है, दंते हो जाता है, ऊपर के दांतों पर जीभ। तो आपसे वो दंते वर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दंते वर्ण, जो दांत तुम्हारे ना तोड़ दो उन्हें, तय वर्ग, तुरंत उत्तर। चलिए कैसे कंठे, तुरंत, कुछ भी नहीं है इसमें, मूर्धा, टा ठा डा ढा, जीभ खटखट ऊपर लग रही है एकदम इंजन की तरह, तय वर्ग। दंते ध्वनि बताइए, प्रश्न संख्या 54 में दंते ध्वनि बताइए, प्रश्न संख्या 54 में दंते ध्वनि बताइए। तो आप कहोगे भैया जी दंते तो ये हो जाएगी तय वाला, ये कंठ है, ये साथी तालु है, और पे वाली क्या है, ओठ से। बिल्कुल क्रम से एक एक चीज, 53 का भी, 54 का सी, 55। पैफे बेभे में ये कैसे व्यंजन होते, इनमें से ओष्ठ्य वर्ण बताइए। पैफे बेभे में ये कैसे व्यंजन होते, इनमें से ओष्ठ्य बताइए, इनमें से क्या बताइए, ओष्ठ्य बताइए। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून, दिल में, दिल में नहीं, दिल में, दिल में, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, अरे सुंदर घोंसला कैसे बना, बोली रोज 12 बजे भी क्लास लेते हूं रुचि की जाके, तिनका तिनका उठाना पड़ता है तब जाके। पैफे बैफे में तो ये तो तय वर्ग हो गया, ये तय वर्ग हो गया, ये साथी चे का पूरा पांचों, ये साथी कै वर्ग। पे देखोगे तो आपके होठ मिलेंगे, पे फे बेभे में, पे फे बेभे में, पे फे बेभे में, देखो होठ मिल रहे, तो याद रखिएगा ये ओष्ठ्य हो जाते हैं। ये क्या हो जाते, ओष्ठ्य हो जाते। ये क्या हो जाते, ओष्ठ्य हो जाते। ओष्ठ्य वर्ण फिर से पूछ लिया, अब की बार स्वर में पूछा है। अब जानते उ औ, ये भी क्या होते, ओष्ठ्य होते। 55 का भी, 56 का डी, 57 58 हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। भाई देखो पहलवानों, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, 57 58 क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। अरे बेटी शिवानी, मैं तुझे बुलाऊंगा, तू पहले दरोगा बन जा, क्वेश्चन का उत्तर दे नहीं रही, फालतू की टेंशन लिए पड़ी है। 57 58 का उत्तर हिंदी की ओष्ठ्य ध्वनि। आप जानते हैं पैफे बेभे में, पे फे बेभे में ये क्या होती है, ओष्ठ्य होठ मिलते। ए ये कंठे हो जाती है, कंठ से। तथे दधे ने ये दंते हो जाती है। चेचे चेचे ने ये तालु से उच्चरित, तालव्य। तालव्य तालु स्थान है, और तालव्य ये बता रहा है कि ये व्यंजन तालु से उच्चरित है, ये उसकी विशेषता है, ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। आप जानते हैं पैफे बेभे में तीनों होती है। चे कैसी है, तालव्य, तालु से उच्चरित है। 57 का सी, 58 का ए। बे बताइए, बे बे से बावला,
इसकी ध्वनि, और अंतस्थ वर्ण बताइए। अंतस्थ जिनका उच्चारण स्वर और मध्य के बीच में, जिनका उच्चारण कहां पर सर, स्वर और मध्य व्यंजन के बीच में, स्वर और व्यंजन के बीच में। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा पेफे बेभे में ये ओष्ठे होती है। च वर्ग साथी तालव्य है, ट वर्ग कैसा है मूर्धन्य, और त वर्ग कैसा है कहोगे सर दंत है। अंतस्थ य र ल व, ये चारों क्या होते अंतस्थ। य र ल व क्या होते अंतस्थ। अंतस्थ कौन सा हो गया, वह आपका बिल्कुल सही है। य और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। 59 का भी 60 का उत्तर ए। 61 62 कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, इनमें से अर्ध स्वर क्या होते हैं। याद रखिएगा का से लेकर जो मां तक, का से लेकर मां तक ये जो 25 व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है स्पर्श, क्योंकि इनके उच्चारण में जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी हिस्से को छूकर या टच करती है। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो ये रे ले वे होती है, लेकिन बा नहीं है। ये रे ले वे माने विवेक, बे माने बुद्धि, तो बे ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श ओष्ठ्य व्यंजन है। चलिए अर्ध स्वर क्या सा कहलाता है, अभी बताया था ये और वे, ये अर्ध स्वर होते हैं। 61 का भी 62 का ए। इनमें से अर्ध स्वर बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखकर सभी के सभी तेजी से उत्तर क्यों नहीं देते। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अर्ध स्वर य और वाह हो जाते, स्पर्श कौन सा नहीं है, का है, टा है, चा है। ये ये साथी अंतस्थ है, ये क्या हो जाते हैं अंतस्थ। 63 का ए 64 का डी। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से, ये किस प्रकार के व्यंजन है, ये किस प्रकार के व्यंजन है। एक एक कॉन्सेप्ट को 10 बार करा दूंगा, फिर बार बार करने की टेंशन नहीं है, मेरे साथ यही चीज है। और सोचो क्वेश्चन में एक बार थ्योरी तुमने अच्छे से पढ़ ली, क्या होगा रे तुम्हारा। सरकार मैंने आपकी थ्योरी पढ़ी है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो सुनो नोबिता से मुंह के हो, सारे के सारे फाइनल मेरिट बैच से जुड़ जाओ, समझे। शक्तिमान बना दूंगा तुम्हें, शक्तिमान। तो ये क्या हो जाते हैं, ये साथी ऊष्म व्यंजन है, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है। ये संयुक्त व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये साथी अंतस्थ व्यंजन है, और ये स्पर्श तालव्य, स्पर्श तालव्य, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। सभी लोग उत्तर दीजिए। 66 ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर का लिखकर उत्तर कहोगे भैया ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्म कौन से होते, श से शलजम शतकोण सपेरा हलकारा। स्पर्श होते का से मैं तक। अयोगवाह होते अनुस्वार और विसर्ग, जिनका योग न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ। 65 66 का भी। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन बताइए, इनमें से कौन सा उष्म नहीं है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन बताइए, इनमें से कौन सा उष्म नहीं है, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। अब बेटा लक्ष्मी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाओ। इन्हें बेटा यूट्यूब के चक्कर मत पड़ो, क्रम से पढ़ाई करो। 8-10 घंटे जोश में मटेरियल, खूब थ्योरी, खूब प्रैक्टिस, खूब देंगे। समय मिलेगा ही नहीं कहीं और देखने के लिए। लास्ट में आना 15 दिन केवल, अनाउंसमेंट हो जाए जब डेट का 15 दिन बचे। उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म इसलिए कि इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है भैया। कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म व्यंजन को केवल संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, केवल संघर्षी। इन चारों को तो स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? होगे सर स्पर्श संघर्षी। और अच्छे से याद रखिएगा, इन्हें केवल संघर्षी कहेंगे। उष्म व्यंजन ये तीनों है,
ये गे साथी स्पर्श व्यंजन है। 67 का डी, 68 का सी। त्रय किन वर्णों के सहयोग से बना है? 6 क्षत्रिय किन के योग से बना है? 6 क्षत्रिय किन के योग से बना है? तो याद रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो व्यंजनों के योग से बने। संयुक्त व्यंजन में किसका योग होता है? दो व्यंजनों का योग, दो व्यंजनों का योग। अच्छे से याद रखिएगा इसमें किसका योग होता है? सर दो व्यंजनों का योग। एक हो जाता है 6 त्रय ज्ञ और श्रेय। ये 6 क्षत्रिय कै प्लस 6 से, ये साथी तय प्लस रह से, ये जय प्लस न्य से, ये शय प्लस रा से। क्लियर है? तो त्रिशूल ये ता प्लस रा से बना है। किससे बना है? ता प्लस रा से। पहले वाले में हलंत लगेगा, 6 क्षत्रिय कै प्लस शा से। और ये जब ये डिक्शनरी में जो आते हैं, इनका शब्द कोश में जो स्थान होता है वो बच्चा के बाद में 6 क्षत्रिय, तय के बाद में त्रिशूल वाले शब्द। तो 69 का बी, 70 का ए, 71 72। इनमें से संयुक्त व्यंजन बताइए। संयुक्त व्यंजन ज्ञानी कैसे बनता है? संयुक्त व्यंजन ज्ञानी बाबू कैसे बनता है बताइए सभी लोग। तो श्री श्रमिक शय प्लस रा से ये संयुक्त व्यंजन है, जबकि ज्ञानी जय प्लस न्या के सहयोग से बनाए। 71 का है, 72 का भी। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, जैसे याद रखिएगा यहां पर दिल्ली, दिल्ली में ला और ला ये दोनों मिले तो क्या हो गया? ये बन गया। तो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे साथी द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहां व्यंजनों का द्वित्व हो गया। और व्यंजन गुच्छ ये साथी क्यारी, क्या ये व्यंजन गुच्छ है। ये क्या है? के आधा, फिर ये आ, इस प्रकार से ये व्यंजन गुच्छा हो गया। 73 74 का भी अल्प प्राण व्यंजन बताइए। इनमें से देखिए स्वर की बात करें तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं कहोगे बड़े भैया जी? अल्प प्राण होते हैं। इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? स्वर तो अल्प प्राण हो गए, लेकिन व्यंजनों में आपको अल्प प्राण कैसे निकालना पड़ेगा समझ लीजिए। जैसे आपने स्पर्श व्यंजन लिख दिए च छ जय जय और ने, इसी प्रकार आपने लिख दिया सती टेठ है डेढ़ है अणे ते थे दे धे ने ते थे दे धे और ने, इसी प्रकार पैफ है बे भे और में, ये लिख दिए। तो ये इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। जितने भी ऑड वाले 1 3 और 5 विषम नंबर पर है, ये विषम नंबर वाले जो होते हैं ये साथी अल्पप्राण। इनके उच्चारण में मुख से प्राण वायु की कम मात्रा, उच्चारण में जो वायु निकलती है प्राण वायु की कम मात्रा निकलती है। क्या निकलती है? कम मात्रा, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। और जितने भी आपको ये इवन नंबर पर मिले, दूसरा और चौथा, तो पहला तीसरे पांचवें स्थान वाले और अल्प प्राण, जबकि दूसरे और चौथे वाले इनको महाप्राण कहेंगे, क्योंकि इनके प्राण वायु, इनके उच्चारण में प्राण वायु की अधिक मात्रा निकलती है। इसी प्रकार ये रे लेवे, ये रे लेवे, ये चारों के चारों अंतस्थ अल्पप्राण होते, जबकि जो उष्म व्यंजन होते इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, ये महाप्राण होते हैं। इसी प्रकार ये जो डा उत्क्षिप्त में पहला अल्प प्राण होता है और ढा ये साथी महाप्राण होता है। यहां तक समझ में आया? तो अल्प प्राण मैंने कहा पहला तीसरा पांचवा, तीसरे स्थान पर गा है, देख लीजिए अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, पहले स्थान पर चा है। तो 75 का भी और 76 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण दोनों है? अब इसी प्रकार ये जो हमने व्यंजनों को नंबरिंग कर दी, जो पहले दूसरे स्थान पर होते हैं ये साथी अघोष होते हैं। घोषत्व के आधार पर कि जिसमें जो हमारा कंठ होता है उसमें नाद नहीं होता, नाद नहीं अघोष। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष। क्लियर है भैया? सभी के सभी स्वर भी क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। इसी प्रकार ये रे लेवे और उष्म व्यंजन का है, ये भी क्या होते हैं? सघोष।
जबकि शय, शय और से ये तीनों क्या होते? अघोष। व्यंजन अल्प प्राण नहीं है। आप जानते खा, ये साथी दूसरे स्थान पर है महाप्राण। ये घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। तो तीसरा, चौथा, पांचवा तो सघोष। घोष या सघोष एक ही बात होती है, याद रखिएगा। या तो पेपर में घोष पूछेगा या आपसे सघोष पूछेगा, बात एक ही होगी। इनमें से दोनों तो अल्प हो गए। चौथे स्थान वाला क्या हो गया? यह सघोष भी है और यह महाप्राण भी है। इनमें से चौथे स्थान पर कौन सा आता है? इनमें से चौथे स्थान पर तो यह साथी है बन जाएगा, यह सघोष भी होता है और यह साथी, क्योंकि उष्म व्यंजन ये वैसे महाप्राण होते और उष्म व्यंजन में से केवल एक ये सघोष होता है। बाकी तीनों क्या होते हैं? बाकी तीनों ध्वनि अघोष होती है उष्म व्यंजन की, लेकिन है से हलकारा ये क्या होता है? सघोष होता है, याद रखिएगा। 77 का ए 78 का डी, इनमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही बात गलत है। विसर्ग कंठे है और 6 क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन है। तो बाकी की बाकी तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो साथी बी वाली बात है यहां पर ये गड़बड़ है। दो महाप्राण का उच्चारण एक साथ कैसे बोलोगे? 79 का बी, इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यह क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये भी साथी, ये भी छह छह जय, छह छह जय जय, ये तीसरा स्थान है। ये साथी अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, मैंने कहा इवन संख्या हो तो ये महाप्राण होती है। ये क्या होती है? महाप्राण। 80 का सी, 81 का ए। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित होती है? हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाता है? अल्प प्राण। जबकि दूसरा, चौथा यह साथी महाप्राण होती है। दूसरी चौथी क्या हो जाती है? महाप्राण। 82 का सी, 83 का बी, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष? पहले दूसरे अघोष होते हैं। शय से है, शय शय से ये क्या होती है? ये भी अघोष होती है। स्वर सारे के सारे सघोष, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो पहली दूसरी ध्वनि देखिए, आपने देखी, चलिए ये पहले स्थान की ध्वनि मिल गई, यहां भी पहले स्थान की मिल गई। तो 84 भैया पहले स्थान पर ही तो आता है, छह 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 छह। तो पहले और दूसरे वाले तो अघोष होते। इसी प्रकार अपने समूह में कैसे कबूतर भी तो पहले स्थान पर आता है। 84, 85 का ए, इनमें से सुमेलित बताइए जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराई, मतलब अघोष, स्वर यंत्रियों से बिना टकराई, जिसमें साथी घोषत्व नहीं होता, जिनमें आप कहोगे सर घोषत्व नहीं होता, जिनमें आप कहोगे घोषत्व नहीं होता, जिनमें आप कहोगे सर घोषत्व नहीं होता, तो थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। जिनमें आप कहोगे सर घोषत्व नहीं होता, तुरंत के तुरंत उत्तर। इतना नहीं है ये कि इसमें आपको इतना, मतलब एक प्रकार से आप इतना समय लें। चलिए, तो सुमेलित बताना है। सुमेलित कै खे गे, गे तीसरे स्थान का होता है, यह सघोष है। से क्या है साथी? ये उष्म व्यंजन है। शय शय से है, ये उष्म व्यंजन है। ठे ठे ये साथी अघोष है दूसरे स्थान पर और ये महाप्राण है। जबकि जब स्वर यंत्रियों से बिना टकराए इनको अघोष कहते, पहले लिख दिया था मैंने। 86 का सी, 87 का बी, इनमें से घोष या सघोष वर्ण बताइए। ये तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर के होते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां, हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो घोष पूछा है, आपने देखा भैया ये जो छह छह जय जय ये तीसरे स्थान पर है, ये सघोष हो गया। कुल कितनी हो जाती है? 53। अयोग वह किसको कहा जाता है? जिनका योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही साथी इनका योग
व्यंजन के साथ होता है, ना तो इनका योग स्वर के साथ, न इनका योग व्यंजन के साथ। अयोग वहां ये साथी अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें किस कैटेगरी में रखोगे? हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग आप कहोगे सर अयोग वहां की कैटेगरी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन माने हैं? मानक वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन माने हैं? मानक वर्णमाला में साथी कितने स्वर और व्यंजन माने? इन्होंने क्या किया है कि जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनको द्विगुण भी कह देते हैं, इनको ताड़नजात भी कह देते हैं, इनको नवविकसित भी कह देते हैं, इनको नवविकसित भी कह देते हैं, इनको बच्चा द्विगुण ताड़नजात नवविकसित, इनको त्रिक्षिप्त व्यंजन भी कह देते हैं। इनको भी वो गिन लेते, तो 11 तो वो स्वर बोलते और 33 प्लस 2 ये 35। वैसे स्वर जो होते वो होते 33 है। पार्श्विक ध्वनि ला पार्श्विक है, जबकि राजो होती है ये लुंठ या प्रकंपित। इसमें जीभ के बगल से हवा निकलती है, जीभ के बगल से हवा। 92 का सी, 93 का बी। ड को क्या कहा जाता है? और च छ जय जय ये किस प्रकार के व्यंजन के उदाहरण है? च छ जय जय ये किस प्रकार के व्यंजन के उदाहरण है? च छ जय जय ये किस प्रकार के व्यंजन के उदाहरण? इनको नवविकसित भी कह देते, इनको साथी स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। जबकि उष्म व्यंजन को केवल संघर्षी भी कहते हैं, जबकि च छ जय जय इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। 94 का सी, 95 का बी। पक्षी में कितने व्यंजन है? किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें साथी पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें पंचमाक्षर का प्रयोग? बेटा वीआईपी पास में है वो। तो देखिए पा, ठीक है, का प्लस शाह प्लस बड़ी ई। देखिए कितने हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। टोटल इसमें कितने हो जाते? 3। 3 सी पर है। पंचम अक्षर का प्रयोग आप देखोगे साथी अंगूठी, इसमें अनुनासिक का प्रयोग है, यहां पर सब में पंचमाक्षर का प्रयोग है। 96 का सी, 97 के बी में नहीं है। वर्णों के कितने भेद होते? कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने, मतलब जब मुंह से कोई ध्वनि बाहर निकलती है व्यंजन में, तो उसमें कितनी मात्रा? बिल्कुल सही, कितनी मात्रा? तो भैया तो कम वायु है ज्यादा वायु? वर्णों के 2 भेद, इन्होंने भी कितने भेद माने? कहोगे सर 2। अल्पप्राण महाप्राण, इनमें से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? मतलब इनमें से कौन सा है जो अगर नहीं होगा तो साथी हम पढ़ नहीं पाएंगे, जो नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। मेरे विचार में यदि लिपि से परिचय नहीं होगा, उत्तर जो माना है वो माना है कि वर्ण की क्रमबद्धता का ज्ञान। लेकिन वर्ण की क्रमबद्धता का, और अगर आपको लिपि का ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको हिंदी आती नहीं है, मान लो आप कोई तमिलनाडु के, तो आप हिंदी कैसे पढ़ोगे? मेरे विचार में जबकि ये माना क्या इसका? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो तुम भी अपना दिमाग लगा के उत्तर देना। रे और में यदि साथी रे के नीचे हलंत है और उसके बाद में कोई व्यंजन आ गया, तो ये जो रे है ये रेफ की मात्रा बन जाती है। सी आपका बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल सही है। तो जो भी साथी अभी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फाइनल मेरिट बेस से नहीं जुड़े, सब जुड़ जाइए। साथी पिछले 2 दिन से हम लोग ये स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, 7-8 घंटे डेली थ्योरी, हर एक अच्छे से थ्योरी, फिर आपको उसके साथ ही पीवाईक्यू नए क्वेश्चंस में उसकी प्रैक्टिस। 2 प्रकार का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, एक टाइप किया हुआ, एक साथ ही हैंड रिटन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप अपना लाइव का टाइम टेबल फॉलो करना, 6-7-8 घंटे की लाइव क्लास, 3 से 4-5 घंटे का अपना रिवीजन, 12-13 घंटे का टाइम बन जाएगा। जो लाइव ना देख पाए वो बाद में जितनी मर्जी रिकॉर्डेड देख लेना।
कंटेंट पहले से चैप्टर पता होगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिखा दूंगा। जब टाइम टेबल लॉन्च करूंगा तो बता दूंगा कौन सा पीडीएफ कहां पर है, जिससे कि आपका समय और बचे। और इस बार जो साथी इसमें पीडीएफ दिए जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में, मतलब आप ऐसे समझो कि जिस चीज को पढ़ने में 6-7 दिन लगते थे, आप उससे 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ लोगे। साथ में एक पुराना कंप्लीट और एक प्रैक्टिस बैच और फ्री मिलेगा। तो ये क्लासेस 26 से शुरू होंगी, एक भी दिन की क्लास मिस ना हो। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुनासिक याद रखिएगा, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, वर्ग के जो साथी पंचमाक्षर होते हैं, ये अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार, ये साथी पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार लगा सकते हैं, लेकिन यह रेलेव है, अंतस्थ की जगह नहीं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? मतलब देवनागरी लिपि के जितने वर्ण हैं उनमें से कहां से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु को अवरुद्ध करती है, सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से मतलब मसूड़ों को टच करती है। जब साथी मसूड़ों को टच करती है, जब वो क्या करती है? कहोगे सर मसूड़ों को टच करती है, तब आपसे पूछा उसे क्या कहेंगे? उसे साथी वर्त से कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्त से। ग्रीवा ध्वनि नहीं होती, कंठ दंतोष्ठे मूर्धा तीनों होती है। 4 कहे 5 काड़ी, इनमें से दंतोष्ठे कौन सी है? दांत प्लस ओठ, दांत प्लस ओठ। 6 क्षत्रिय का जो क्रम है यह किस वर्ण के बाद आएगा? हिंदी शब्दकोश में 6 क्षत्रिय का जो क्रम होता है वो इनमें से बच्चा किसके बाद आएगा? तो वैसे विवेक दंतोष्ठे होती है। यह साथी ये हो जाती है आपकी तालव्य। रे क्या हो जाती है? मूर्धन्य। रे क्या हो जाती है? सर मूर्धन्य। हिंदी शब्दकोश में 6 क्षत्रिय का के बाद में आएगा। प्रेम में पूर्ण वर्ण कौन सा है? देखिए जब पहला साथी आधा और रे पूरा, तो ये पदेन रे बनता है। ये क्या बनता है? पदेन रे। इसी प्रकार टे आधा रे पूरा, तो ये साथी ट्रे बनता है। रे आधा होता पे पूरा, तो ये पे के ऊपर रेफ की मात्रा होती। तो इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है? रे, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये साथी अपूर्ण है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? कहोगे सर हलंत लगा हुआ है। तो क्लियर है? इसमें कह रखा है आगे, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उनको जोड़ीदार ध्वनि कहते, युग्मक ध्वनि कहते। 8 का भी 9 का भी। इनमें से अघोष अल्पप्राण बताइए, इनमें से सघोष महाप्राण बताइए। ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है वर्णमाला में, जो अंतिम टाइप होता है ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, अघोष अल्प प्राण, तो पहले अघोष कौन सी होती है? पहली दूसरी। अल्प प्राण कौन सी होती है? इसमें से पहली तीसरी पांचवी। तो जो भी साथी पहली है वो अघोष अल्प प्राण है। सघोष महाप्राण होती तो चौथी, सघोष महाप्राण होती तो चौथी। 10 का डी 11 का बी। अर्ध स्वर वाला व्यंजन बताइए, रे का विवरण बताइए। जो रे से रथ होता है इसका विवरण दीजिए, रे रथ का विवरण। 20 क्वेश्चन और बचे, पूरी क्लास लेकर ही जाना। मैं कोई तुम्हें यहां पर नहीं बिठा रहा, लेकिन पूरी क्लास लेकर जाओ। अर्ध स्वर हो जाता है यह और वे। रे साथी कई जगह वर्त से भी है, लुंठित है, सघोष है और अल्पप्राण है। ये आपका बिल्कुल सही है। और कई जगह इसको मूर्धन्य माना गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक, अंतस्थ और उष्म ये वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उष्म ये वर्ण कितने होते हैं? तो पार्श्विक हो जाता है ला, जबकि 4 तो अंतस्थ और 4 ही उष्म। टोटल कितने हो जाते हैं? 8। 14 का सी 15 का भी। के बाद में कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? और इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? के बाद में कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? और इनमें से काकल्य कौन सा है? बेटा भाई उस समय मिलेगा आपको ऑलरेडी। ये हो जाता है 6 क्षत्रिय, कै प्लस 6 क्षत्रिय। और काकल्य क्या हो जाता है? हाँ, किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कैसी है? संबल, तो 2 अलग अलग ध्वनियां एक साथ मिल गई, 2 अलग अलग ध्वनियां। सम प्लस बल,
तो यहां पे आपको बताना है क्या है, पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है इसमें, याद रखिएगा ये 5 अनुनासिक। बाकी सब में आप देखोगे, बाकी सब में साथी यदि आप देखोगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो जहां 2 व्यंजन संयुक्त हो उसको संपृक्त कह देते। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। जैसे वर्ण को यदि साथी मैं इसमें तोड़ दूं, मैं इसमें क्या तोड़ दूं, वर्ण को मैं कुछ ऐसा तोड़ दूं, रे प्लस णा प्लस आ वर्ण। तो याद रखिएगा इसमें मैंने बिल्कुल क्रम से तोड़ दिया, इसको साथी वर्ण विच्छेद करना कहलाते हैं। सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग कर देना, यह वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वह कैसा व्यंजन है, यह अंतस्थ व्यंजन है। प्रसन्नता में ध्वनि बताइए, यहां पर 2 बार ने, प्रसन्नता में ध्वनि। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, वर्णों को क्रम से अलग करना क्या कहलाता है, वर्णों को क्रम से अलग करना। तो यहां पर एक ही ध्वनि का जोड़ा बन गया, यह युग्मक ध्वनि होती है। क्रम पूर्वक अलग करना यह वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि बताइए कैसी है, कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है। अब क्वेश्चन तुमसे कैसा ही पूछ ले, उम्मीद है कि तुम्हारे पढ़े हुए से बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास को प्रॉपर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन और बचे, प्रॉपर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो वह होती है दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ, छे जे, यह साथी स्पर्श संघर्षी होती है। डेढ़ है ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, तालव्य, मूर्धन्य, उत्क्षिप्त। आरंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। तो केवल 26 का बी वाला मूर्धन्य उत्क्षिप्त। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, तो डे और डे का उच्चारण स्थान, ये मूर्धन्य, ये अल्पप्राण कम वायु और ये साथी महाप्राण। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जब भी पूछे 33, 27 का ए 28 का सी, 27 का ए 28 का सी, 27 का ए 28 का सी। लो हो गए खत्म। अब बताइए वर्णमाला बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई, वर्णमाला बिल्कुल अच्छे से कवर हुई नहीं हुई, ईमानदारी से बताइए। अब इसका पीडीएफ बता दूं तो जब आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओगे, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना जिसके पास नहीं है। तो ये पेड कोर्स का डब्बा सा है, यहां से आप फाइनल मेरिट बैच से इसको ऑनलाइन पेमेंट करके जुड़ जाना। और यहां पे फ्री यूट्यूब सेक्शन है, इसमें आपको साथी फ्री यूट्यूब में जितनी भी क्लासेस चल रही है यूपीएसआई की, अन्य पेट वगैरह की, अपने एग्जामपुर चैनल पर ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लगभग 1 घंटे में ऐसी वर्णमाला तैयार हुई, आप इसी को बार बार रिवाइज करना। वर्णमाला के एक भी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए साथ इतना ही रहने देते, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फाइनल मेरिट बैच से जरूर जुड़ जाना। जय हिंद।